Hello everyone, welcome to Mathematics Madness. My name is Nakul Sharma and I am your mathematics mentor, and today we will quickly revise chapter 3 of class 10th. So without any further delay, let's begin the video. Chapter 3, Pair of Linear Equations in Two Variables. अब देखो, पेयर का मतलब होता है दो. इस चैप्टर में हम बात करेंगे दो इक्वेशंस की, और वो दोनों कैसी होंगी? लीनियर, यानी कि जो वेरिएबल्स होंगे उनकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी. और इन टू वेरिएबल्स मतलब हर एक इक्वेशन में कितने वेरिएबल होंगे? दो. या तो वो एक्स वाई हो सकते हैं, यू वी हो सकते हैं, या फिर डब्ल्यू जेड हो सकते हैं. वो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल कितने होंगे? दो. तो देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 10. अब ये दोनों क्या हैं? ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहां पे वेरिएबल कितने हैं? दो, x और y. ठीक है, तो टू वेरिएबल्स हो गए. लीनियर का मतलब डिग्री कितनी है? 1. तो यहां पे x की डिग्री भी 1 है और y की डिग्री भी 1 है, और ये दो पेयर हैं. ये क्या हुई? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. डन. अब बात आती है सॉल्यूशंस की, कि इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं. सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे. मतलब x और y की ऐसी वैल्यू जब हम उन्हें इन दोनों इक्वेशंस में पुट करें तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएं? इनमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएं. डन. अब जर्नल फॉर्म क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की? तो वो होती है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2. डन. अब हम अगर जानना चाहते हैं कि ये इक्वेशन ग्राफ पर कैसी दिखेंगी, तो हम चाहें तो इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और दोनों इक्वेशंस को देख सकते हैं कि क्या ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी. लेकिन ये एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो इसके लिए जो शॉर्ट मेथड होता है मैं वो आपको बताता हूं. हमें क्या करना है? हमें इंडिविजुअल वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट हैं उनका रेशियो चेक करना है. तो देखो कैसे. यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है? a1, और x का सेकंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट है a2. तो केस 1, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, तो ये दोनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन कैसी होंगी? ये दोनों इक्वेशन पैरेलल होंगी. मतलब जब हम इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो ये जो दो लाइन बनेंगी वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी. और क्या दो पैरेलल लाइन कभी एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी? कभी नहीं. तो इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं? नो सॉल्यूशन. डन. तो ये था हमारा केस नंबर 1, जिसमें a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाता है b1 अपॉन b2 के. केस 2, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, तो क्या होगा? तो ये दोनों जो इक्वेशन हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. मतलब ये इक्वेशन कैसी होंगी? जैसे कि एक इक्वेशन ऐसी है तो दूसरी इक्वेशन इसको एक पॉइंट पर कट करेगी, तो ये होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस. और जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, तो क्या सॉल्यूशन होंगे? बिल्कुल. और वो कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा. यूनिक मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन. डन. अब बात करते हैं केस नंबर 3 की.
अगर A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के इक्वल है C1 अपॉन C2 के। अगर ये तीनों रेशियोज एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये दोनों लाइंस कैसी हैं, ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट हैं। मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हैं। जैसे कि अगर एक लाइन ऐसी है, ये है A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, तो जो दूसरी लाइन होगी वो इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही होगी, यानी कि दूसरी लाइन भी यही होगी। तो दूसरी लाइन भी यही है, तो A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। डन। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कितनी बार कर रही हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों जो लाइन हैं ये एक दूसरे के ऊपर हैं और ये हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। डन। और ये लाइन कैसी होती हैं, ये कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। तो केस 1 था, अगर A1 अपॉन A2 बराबर हो जाते हैं B1 अपॉन B2 के, तो लाइन होंगी पैरेलल और सॉल्यूशन होंगे नो सॉल्यूशन, कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। केस 2, अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के, तो लाइन होती है इंटरसेक्टिंग और सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। और केस नंबर 3, अगर तीनों रेशियोज एक दूसरे के बराबर हैं तो दोनों लाइन कोइंसिडेंट होंगी या फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होंगी। हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन में ओवरलैप भी पूछा जा सकता है या फिर कोइंसिडेंट भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे केस में सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड टर्म 1 में बहुत सारे एमसीक्यू पूछे गए हैं। तो मैं आपको एक दो एमसीक्यू बताता हूं और आपको हिंट देता हूं कि कैसे एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कि k की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएं। तो देखो यहां पे A1 की वैल्यू कितनी है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है फर्स्ट इक्वेशन में, वो है 1। और A2 की वैल्यू कितनी है, k प्लस 1। ऐसे ही B1 की वैल्यू है k प्लस 1 और B2 की वैल्यू है 9। ऐसे ही C की वैल्यू है, C1 की वैल्यू है 5 और C2 की वैल्यू है 8k माइनस 1। अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है कि A1 अपॉन A2 इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के और इक्वल होता है C1 अपॉन C2 के। तो देखो A1 अपॉन A2 यानी कि 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, यानी कि k प्लस 1 अपॉन 9 के, और ये इक्वल होगा 5 अपॉन 8k माइनस 1 के। डन। अब हम इनमें से कोई भी दो इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं। तो हमने चूज करी पहली दो इक्वेशन कि 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 9। अब हम यहां पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर हम यहां पे स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दें तो क्या आएगा, k प्लस 1 इक्वल होगा प्लस माइनस 3 के, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 9 क्या हो सकता है, -3 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है। तो k प्लस 1 की वैल्यू होगी 3 या फिर k प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, -3। तो k इक्वल टू 2 और यहां से k इक्वल टू -4। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है।
तो देखो k इक्वल टू 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगर यहां से निकाली हुई दोनों वैल्यू ऑप्शन में अवेलेबल हैं तो तब क्या करेंगे तब हम इन दो इक्वेशन को इक्वेट करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो एक k की वैल्यू दोनों को इक्वेट करके कॉमन आएगी उसे हम आंसर में टिक कर देंगे। डन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो देखो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर दो लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं इसका मतलब है कि उनका कम से कम एक सॉल्यूशन है, दैट इज दे हैव एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। डन। तो इसका क्या मतलब निकला कि इसका मतलब ये निकला कि वो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी हो सकती हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर वो कोइंसिडेंट होंगी। इसका क्या मतलब हुआ, जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं तो वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती हैं, तो दोनों इक्वेशन का क्या हुआ, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हुआ। और कोइंसिडेंट में क्या होता है, वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन में लाइन कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। डन। और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है, इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। और ऐसा कब होगा, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। डन। ये देखो अब ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। क्या एक दूसरे को कभी कट करेंगी, नहीं। और अगर ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। डन। अब इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन विल बी। अगर दो लीनियर इक्वेशन हैं वो कंसिस्टेंट हैं तो वो दोनों लाइन कैसी होंगी, ऑलवेज कोइंसिडेंट। इसका क्या मतलब है कि वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, या फिर वो दोनों पैरेलल होंगी, या हमेशा सिर्फ इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट कुछ भी हो सकती है। तो अभी हमने पढ़ा कंसिस्टेंट का क्या मतलब है कि कम से कम एक सॉल्यूशन, एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक। अगर वो ऑलवेज कोइंसिडेंट होंगी तो उसके हमेशा सॉल्यूशन कितने होंगे, उसके हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। पैरेलल में तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, तो पैरेलल को हम एलिमिनेट कर देंगे। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, क्या हमेशा उसके एक सॉल्यूशन होंगे, ऐसा भी नहीं होता। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट ऑप्शन है कि वो लाइन अगर कंसिस्टेंट हैं तो वो इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं या फिर कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं। डन। अब इसके बाद इस चैप्टर में आते हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आपको ये तीनों मेथड अच्छे से सीखने हैं तो मैंने इनके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई है। तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप उन्हें अच्छे से सीखना चाहते हो तो वीडियो को जरूर देखो। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।